जन स्वराज अभियान की घोषणा करी थी, उसी के तहत 2 अक्टूबर 2022 से हम लोगों ने एक पदयात्रा पश्चिम चंपारण में भितिहरवा गांधी आश्रम से शुरू किया है। उस यात्रा को करीब करीब अब 2 बरस होने को आ गए हैं। इन 2 वर्षों में बिहार के करीब करीब 60% विधानसभा क्षेत्रों में ये पदयात्रा हम लोगों ने पूरी की है। अभी तक 5300 से ज्यादा गांवों में हम लोग पैदल चलकर गए, वहां रहे, वहां की समस्याओं को देखा, समझा और अभी तक के अनुभव के आधार पे जो कुछ 2-3 बातें मैंने बिहार के संदर्भ में देखी समझी हैं, उस पर एक ब्रीफ टिप्पणी करूंगा। साथ ही जैसा कि आपको पता है कि 2 वर्ष के इस प्रयास के बाद लोगों ने ये तय किया है कि 2 अक्टूबर को बिहार में ये सारे लोग मिलकर इस अभियान से जुड़े हुए करीब करीब 1 करोड़ लोग मिलकर 2 अक्टूबर को इसको दल में परिवर्तित करेंगे। तो 2 अक्टूबर 2024 को जन स्वराज अभियान एक राजनीतिक दल के तौर पर भी परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन जो पदयात्रा मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूं, वो 2 अक्टूबर के बाद भी वैसे ही जारी रहेगा जैसे पहले किया जा रहा था। प्रशांत किशोर ने जो घोषणा पहले मैंने की है, दल बनने के बाद भी इस दल के नेता प्रशांत किशोर नहीं होंगे। जो 1 करोड़ लोग मिलकर इस दल को बना रहे हैं, वो लोकतांत्रिक तरीके से 2 अक्टूबर को ये तय करेंगे कि इस दल का नाम क्या होगा, इसका संविधान क्या होगा, इस दल के नेता कौन होंगे। प्रशांत किशोर की भूमिका जो पहले थी, अभी पिछले 2 वर्षों में वही भूमिका आगे बनी रहेगी। 2 अक्टूबर के बाद भी मैं पदयात्रा जैसे पहले कर रहा हूं, वैसे ही बिहार के बाकी बचे हिस्सों में करता रहूंगा। आज मुझे गया आने का सौभाग्य मिला है, क्योंकि पदयात्रा यहाँ पहुंचने में अभी काफी समय है, 6-8 महीना तो जरूर लग सकता है। तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या में साथी जुड़े हुए हैं, जन स्वराज अभियान का जो संगठन बन रहा है, उन साथियों का ये आग्रह था और खासकर 2 यहाँ पर जो विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, उसमें एक इमामगंज में लोगों की ऐसी मांग थी कि आप आइए और आकर हम लोग को यहाँ विकल्प बनाने में मदद कीजिए। उसी संदर्भ में मैं आज गया में आया हूँ। अभी करीब 2 घंटे पहले मैं इमामगंज में था और आज मैं यहाँ गया में रुकूंगा। इसका पदयात्रा से कोई लेना देना नहीं है। जब मैं पदयात्रा करने गया में आऊंगा तो उस समय 1 महीने में गया में रहूंगा, और जैसे बाकी के जिलों में 1 महीना 1.5 महीना रह के गाँव पैदल चल के उस जिले प्रखंड पंचायतों के लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए हैं, वैसे वही काम गया में भी किया जाएगा। लेकिन अभी तक का जो 2 साल का अनुभव है, उसका ब्यौरा मैं आपको देता हूँ। मेरी समझ से 2 वर्ष में जो हमने जमीन पर देखा, बिहार में सबसे बड़ी समस्या लोगों की नजर में यहाँ पर बेरोजगारी और पलायन है। आप ये कहेंगे कि भैया इसके लिए पदयात्रा करने की क्या जरूरत है? ये तो सबको मालूम है कि बिहार में बेरोजगारी पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन 2 वर्ष की इस पदयात्रा ने पलायन के जिस स्वरूप और विकरालता का जो मेरा अनुभव हुआ है, वो आपको आंकड़ों में नहीं दिखता है। आंकड़ों में जितना बिहार गरीब दिखता है, जमीन पर पदयात्रा के दौरान जब मैं लोगों से मिला हूं 2 साल, उससे कहीं ज्यादा स्थिति भयावह है। मैं बिहार में ही पैदा हुआ हूं, यही सरकारी विद्यालय से पढ़ा हूं, यहाँ पर पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के कर्मचारी के तौर पर भी काम किया है, राजनीतिक तौर पर भी काम किया है। डेटा आंकड़ों को हम लोग थोड़ा बहुत समझ रखने वाले लोग हैं। इसके बावजूद पदयात्रा से पहले जो मेरी समझ बिहार की थी, बिहार की गरीबी बदहाली की जो समझ थी, और जो मैंने पदयात्रा के दौरान देखा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। उसके कुछ मुद्दों पर मैं अभी बात करूंगा। जैसे पलायन जो है, ज्यादातर लोगों को आंकड़ों के आधार पर, अपनी सामाजिक राजनीतिक समझ के आधार पर लगता है कि पलायन यहाँ के गरीबों की समस्या है। गरीब लोग के बच्चे, गरीब परिवारों के बच्चे मजदूरी रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। मेरा पदयात्रा के दौरान अनुभव ये रहा कि बिहार का शायद ही कोई ऐसा परिवार है जो पलायन से अछूता है। फर्क बस इतना है कि गरीब घर के बच्चे बाहर मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं, और जो मध्यम वर्गीय संभ्रांत परिवार के लड़के हैं वो बाहर पढ़ाई और नौकरी करने जा रहे हैं। जा बाहर सब रहा है, और इतने लंबे समय से जो पलायन का जो विकरालता है,
इसका जो सामाजिक असर है, लोगों की जो परिवार की संकल्पना है वही धूमिल पड़ गई है। शायद ही कोई ऐसा गांव मिलता है जहां पति पत्नी, माँ बाप, बाल बच्चे एक साथ रह रहे हैं। लोगों ने यह मान लिया है कि अगर बच्चों को पढ़ाई करना है तो उनको बाहर जाना है। लोगों ने मान लिया है कि अगर किसी को रोजी रोजगार करना है तो उसको बाहर जाना है। उसको एक तरीके से ये भाव शून्यता आ गई है। लोगों को ये लग भी नहीं रहा है कि लोग उनके घर के पलायन करके गए। लोग कहते हैं कि काम करने गए हैं, कमाने गए हैं। मतलब अगर कमाना है तो बिहार छोड़कर आपको बाहर जाना है, इसको ध्रुव सत्य मान लिया गया है। ये बहुत बड़ी समस्या है। कोई ऐसा समाज का वर्ग नहीं है जो इससे अछूता है। इसी तरह जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या दिखी वो है बिहार में ध्वस्त हुई शिक्षा व्यवस्था की। बिहार में शिक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी कभी नहीं थी। मैं स्वयं यहाँ सरकारी विद्यालय से पढ़ा हूँ, साइंस कॉलेज से पढ़ा हूँ। हम लोग के समय भी कोई शिक्षा व्यवस्था 1990 के दशक में बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन आप लोग भी यहाँ रहते हैं, जानते होंगे, पहले बिहार में प्रखंड और जिलों के स्तर पर 2-4 विद्यालय, 5 विद्यालय ऐसे जरूर थे जहां पढ़ाई करके लोग आगे बढ़ सकते थे। राज्य के स्तर पर 2-4-5 कॉलेज ऐसा जरूर था जहां अगर आपका एडमिशन हो गया, आपने पढ़ाई की, तो आप जीवन में आगे बढ़ सकते थे। पिछले 25-30 सालों में जो ये समता मूलक शिक्षा नीति के नाम पर जो व्यवस्था बनाई गई है, इसमें पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। कई लोगों को लगता है कि बिहार में स्कूल से खिचड़ी बट रहा है, इसलिए शिक्षा व्यवस्था खराब है। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि शिक्षकों की गुणवत्ता, नियोजित शिक्षकों की वजह से शिक्षा व्यवस्था खराब है। मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं, ये दोनों बात में पूरी सच्चाई नहीं है। अगर सिर्फ खिचड़ी बटने से बिहार की शिक्षा व्यवस्था खराब होती तो खिचड़ी तो सिर्फ 6वीं 7वीं क्लास तक के ही विद्यालय में बट रहा है। उसके ऊपर जो उच्च विद्यालय है वहां पर पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? जब आप कहते हैं कि यहाँ शिक्षकों की गुणवत्ता खराब है इसलिए पढ़ाई बर्बाद है, तो आप मुझे बताइए कि सीएम साइंस कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? पटना साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? वहां तो नियोजित शिक्षक नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस बात को अगर आप गहराई से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शिक्षा की बदहाली का मुख्य कारण यहाँ ये है कि समाज और सरकार, मैं सिर्फ सरकार को दोषी नहीं बता रहा, समाज और सरकार दोनों की प्राथमिकताओं में शिक्षा कहीं है ही नहीं। शिक्षा और शिक्षण संस्थाएं सरकारी लाभ का बंटवारा बांटने वाले व्यवस्था का हिस्सा बन गए हैं। आपका बच्चा भी जब विद्यालय में जाता है, उसको अगर साइकिल का पैसा नहीं मिला, पोशाक का पैसा नहीं मिला, तो जो गार्जियन भी है वो जाकर हेडमास्टर से झगड़ा करता है। लेकिन वही गार्जियन जब विद्यालय में साल भर अगर गणित के टीचर नहीं है तो पूछने नहीं जाता है कि वहां टीचर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। वही हाल सरकार का है। सरकार ने भी शिक्षण संस्थाओं और शिक्षकों को बाकी सब काम कराने के लिए रखा है सिवाय पढ़ाने के। उनसे कभी सफाई का काम करवा रहे हैं, कभी स्वच्छ भारत में लगा दिए, कभी शराबबंदी में लगा दिए, कभी इलेक्शन के काम में लगा दिए। जो काम आया शिक्षकों को लगा दो। कभी जनगणना कराने लगे, वो पढ़ा नहीं रहे। हुआ ये है कि ये समता मूलक शिक्षा नीति के नाम पर यहाँ गांव-गांव पंचायतों में विद्यालयों के नाम पर भवन बना दिए गए। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के नाम पर सरकार खर्च नहीं कर रही है। करीब करीब 50,000 करोड़ रुपया हर साल इस गरीब बिहार का खर्च हो रहा है पढ़ाई के नाम पर। ये विद्यालयों के भवन जो बने हैं, जहां भवन बना वहां पर शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां भवन नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं है, जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है। मतलब जो कॉलेज है वहां पर भवन भी है, वहां पर शिक्षक भी है, 20,000 स्टूडेंट का नामांकन भी है, लेकिन वहां पढ़ाई नहीं है। कई ऐसे प्राइमरी विद्यालय हैं, भवन बन गया है, कोई वहां पर शिक्षक ही नहीं है। कई ऐसे उच्च विद्यालय हैं, वहां भवन है, शिक्षक है, लड़के ही नहीं है वहां पर पढ़ने वाले। तो ये पूरी व्यवस्था जो है इस वजह से चरमरा गई है। तीसरी जो सर्वस्पर्शी समस्या लोगों ने बताई वो है किसानों की बदहाली का मामला। बिहार में जो किसान है वो बिल्कुल बदहाल है। क्यों है? उसकी 3 वजह हम लोग को समझ में आ रही है। पहला, आजादी के बाद मुझे लगता है कि बिहार देश का एकमात्र ऐसा बड़ा राज्य है जहां भूमि सुधार को लेकर कोई प्रयास नहीं किया गया। नतीजा ये है कि करीब करीब 1/3 जमीन बिहार में उसका ओनरशिप डिस्प्यूटेड है। एक मैं आपको आंकड़ा देता हूं,
यहाँ समाजवाद की राजनीति हुई है, सामाजिक न्याय का चर्चा हुआ है। समाजवादियों की सरकार और सोशल जस्टिस की बात करने वाले सरकारों के 40-50 साल के शासनकाल के बाद बिहार में रहने वाले 100 में 60 परिवार के पास 1 इंच भी जमीन नहीं है। 100 में 60 लोगों के पास यहाँ जमीन है ही नहीं। देश के स्तर पर 100 में 38 परिवारों के पास जमीन नहीं है। बिहार में भूमिहीनता 60% है ग्रामीण क्षेत्रों में। और जिनके पास जमीन बची भी है, जिनके पास थोड़ी जमीन है, वो बचे हुए 40% में 35% लोग ऐसे हैं जो 2 बीघे से कम के मालिक हैं या उससे कम की खेती करते हैं। तो वो जो यहाँ पर खेती है वो कमाने वाली खेती नहीं है। खेती का जो मूल स्वरूप है वो खाने का साधन है। लोग खेती जो कर रहे हैं वो सिर्फ खाने के लिए कर रहे हैं। आप सुनते हैं कि गांव में लोग आते हैं, कहते हैं भैया यहाँ रोपनी करने आए हैं, कटिया करने आए हैं, कमाने के लिए बाहर लुधियाना जाएंगे। ये बोलचाल की भाषा में लोग बताते हैं। मतलब खेती इसलिए करने आए हैं कि बाल बच्चे का पेट भर जाए और कमाने के लिए मजदूरी करने बाहर जाएंगे। दूसरी जो यहाँ सबसे बड़ी समस्या है खेती की, वो है जल का कुप्रबंधन। ये जो जल संसाधन विभाग है ये यहाँ का सबसे बड़ा भ्रष्ट, व्हाइट एलिफेंट जिसको सफेद हाथी कह लीजिए। जल संसाधन के बारे में जब भी चर्चा होती है बिहार में तो हम लोग बाढ़ की बात करते हैं। बिहार में 50% कृषि योग्य जमीन पर बाढ़ का खतरा है, उसकी चर्चा भी होती है। लेकिन बाकी के 50% जमीन में क्या हो रहा है, मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं। 50% जमीन पर तो बाढ़ का खतरा है। जो बाकी 50% बच गया उसमें आधी जमीन ऐसी है जहां जल जमाव बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे ही आप सीमावर्ती, नेपाल के जो सीमावर्ती जिले हैं, दोनों चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, मधुबनी, उन जिलों को अगर छोड़िएगा, नीचे आइएगा, गोपालगंज, सिवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया, समस्तीपुर, वहां हर प्रखंड में जल जमाव इतनी बड़ी समस्या है। कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां 500,000 एकड़ जमीन पानी के निकासी के वजह न होने की वजह से 2 फसल के बजाय 1 फसल का ही जमीन रह गया है। और तीसरी यहाँ जो बड़ी समस्या है पानी को लेकर, वो है सूखा और नदियों के रास्ते बदलने से। जितने नेपाल से लगते हुए जिले हैं, करीब करीब नेपाल से 1000 से ज्यादा छोटी बड़ी नदियां बिहार में आती हैं और हर साल वो एक नया रास्ता लेकर आती है। ज्यादातर नदियां ऐसी हैं जो हम लोग गांव में वहां चले सीमावर्ती जिलों में तो देखा कि एक बार नदी इस रास्ते से आई, एक गांव से आई, अगले बार वो दूसरे गांव से चली गई। नतीजा ये हुआ कि जहां पर पिछले नदी चल रही थी, अब वो उपजाऊ जमीन पूरा बालू हो गया, बर्बाद हो गई जमीन। अच्छे खासे खाते पीते परिवार के लोग किसान से मजदूर बन गए। तो ये, और इसके बाद जो सूखे की व्यवस्था, पानी के पटवन की जो व्यवस्था है, जो कि साउथ बिहार में जहां बैठे हुए इन जिलों में ज्यादा समस्या है। बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 10 वर्ष में सिंचित जमीन की मात्रा 11% से कम हो गई। मतलब अगर 10 वर्ष पहले 100 एकड़ में नहर और नलकूप से सिंचाई की व्यवस्था थी, तो आज वो नहरों और नलकूप के रख रखाव के कुप्रबंधन के वजह से सिर्फ 89 एकड़ जमीन में ही अब सिंचाई की सुविधा रह गई है। आप भी यहाँ गांव देहात में सुनते होंगे, लोग बताते हैं कि ये नहर है, इसमें पहले पानी आता था, अब पानी नहीं आता है। और तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है, भूमि सुधार, जल का कुप्रबंधन। और तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है कि इन सब के बावजूद बिहार के किसान जो पैदा कर रहे हैं, उनको अपने फसल के दाम न मिलने की वजह से बिहार में उनका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं एक आपको आंकड़ा फिर दूंगा। बिहार के किसानों की स्थिति पर एक आर्थिक सर्वेक्षण का अनुमान है कि यहाँ के किसानों को जो फसल उगा रहे हैं उसका उचित दाम न मिलने की वजह से हर साल करीब करीब 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, ये गया का जो एरिया है, यहाँ पर धान की खेती इस पूरे एरिया में होती है, यहाँ से लेकर शाहाबाद तक। धान का आधिकारिक मूल्य है करीब 2100 रुपया। शायद ही कोई ऐसा किसान है, चाहे वो पैक से काहे ना जुड़ा हो, जो 1500, 1600, 1700 रुपए से ज्यादा में अपना धान बेचा। अब लोगों को लगता है भाई ये तो पूरे देश में ऐसा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है।
हम लोग को लगता है कि पंजाब हरियाणा में किसान बहुत धनी है, तो एक आंकड़ा दे रहा हूं। पंजाब और हरियाणा में पिछले 10 वर्ष में करीब करीब 70% धान और 75% गेहूं सरकारी समर्थन मूल्य पर वहां के एजेंसियों के द्वारा खरीदा गया है। बिहार में पिछले 10 वर्ष में सिर्फ 13%, इसको याद रखिए, पिछले 10 वर्ष में सिर्फ 13% धान ही सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। बाकी सारा धान जो यहाँ पैदा हुआ पिछले 10 साल में, वो 25 से 30% कम मूल्य पर बेचा गया है। तो ये जो 3 समस्या है, भूमि सुधार, जल का कुप्रबंधन और फसलों का दाम न मिलना, ये वजह है कि बिहार में किसानों की जो हालत है वो बिल्कुल बदतर है। पलायन, शिक्षा और किसानों के बाद जो 3 सबसे ज्यादा शब्द हम लोग सुने पदयात्रा के दौरान, वो है अफसरशाही से परेशान जनता, सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार और सरकारी योजनाओं में, चाहे वो योजना केंद्र की हो कि राज्य की, काटे जाने वाला दलाली का नया शब्द पीसी। ये 3 बातें लोग बताते हैं कि बिहार में हम लोगों ने लालू जी का जंगल राज देखा है। तो जो लालू जी का राज था वो अपराधियों का जंगल राज था। अब गांव-गांव में लोग बता रहे हैं कि जो नीतीश का राज है ये अधिकारियों का जंगल राज है। आप चाहे जनप्रतिनिधि हैं, पत्रकार हैं, सामान्य नागरिक हैं, अधिकारी जो चाहेगा वही होगा। सत्ता और संसाधन का पूरी तरीके से केंद्रीकरण कर दिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए जितने संस्थाएं हैं, जितने लोग हैं, सबका अधिकार सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों के पास है। प्रखंड का जो प्रमुख है, जो बीडीओ है, उसके असिस्टेंस के लिए है। लेकिन यहाँ धारा उल्टी बन रही है, बीडीओ चला रहा है, प्रखंड के प्रमुख बीडीओ साहब के असिस्टेंट बने हुए हैं। वही हाल जिले में है, वही हाल राज्य में है। तो अधिकारियों का पूरी व्यवस्था पर एक तरह से कंट्रोल हो गया है। दूसरा जो शब्द हम लोगों ने सुना, सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार। नीतीश जी की जब सरकार बनी थी 2005 में, तो खुदरा करप्शन में कुछ कमी लोगों को लगा था। लेकिन पिछले 5-7 सालों का अनुभव लोग ये बता रहे हैं कि कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां बिना पैसा दिए हुए आप कोई सरकारी काम करा लें। चाहे आपको जमीन का रसीद कटवाना हो, दाखिल खारिज करवाना हो, जातीय प्रमाण पत्र बनाना है, पासपोर्ट का वेरिफिकेशन कराना है, एफआईआर करना है, इंदिरा आवास लेना है, अब अनाज के लिए कार्ड बनाना है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें बिना पैसे के काम हो जाए। हद ये है, भ्रष्टाचार का आलम ये है कि इस महंगाई के जमाने में वृद्धों को मिलने वाला जो यहाँ पर पेंशन है, जो एक तरह से मजाक है, 400 रुपया का जो पेंशन मिलता है, उसमें भी लोग बता रहे हैं कि 20 रुपया प्रति माह के हिसाब से पैसा लिया जा रहा है। ये यहाँ का हालत है। इंदिरा आवास में 20 से 25 हजार रुपया लोगों को घूस देना है। जहां पर जनप्रतिनिधि इंदिरा आवास में पैसा नहीं ले रहे हैं, वहां पर 20,000। अगर जनप्रतिनिधि भी पैसा लेगा तो 30 से 35,000। ये यहाँ का आलम है। और तीसरा जो सबसे बड़ा शब्द, सबसे ज्यादा जो शब्द हम लोगों ने सुना, वो है पीसी। हम 2015 में बिहार में आए थे यहाँ पर नीतीश जी का ही मदद करने, तब ये शब्द हमने सुना नहीं था। अभी जो व्यवस्था है बिहार में, सारी व्यवस्था ध्वस्त हो गई, लेकिन सभी योजनाओं में व्यवस्थित तरीके से पैसा, जो पीसी काटने का व्यवस्था है, वो बहुत बढ़िया बन गया है। योजना चाहे सरकार, केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की, अनाज बांटने की योजना है तो 30 से 35 रुपए प्रति क्विंटल पीसी कटेगा। मनरेगा है तो 40 से 50% कटेगा। कोई ऐसी योजना नहीं है जिसमें 10% से लेकर 40% तक पीसी नहीं काटा जा रहा है। इन 3 शब्दों के अलावा जो 3 यहाँ पर लोगों को रोजी रोजगार का जो लोग बता रहे हैं, जो उपाय रह गया है, 3 उद्योग धंधे यहाँ बड़े फल फूल रहे हैं। पहला है अवैध शराब का कारोबार। गांव-गांव में लड़कों के पास रोजगार का ये नया साधन खड़ा हो गया है, जहां शराबबंदी के नाम पर दुकान बंद है, होम डिलीवरी चालू है। और होम डिलीवरी कर कौन रहा है? ये नए लड़के, उनको शराब माफिया अपने पेरोल पर लेकर, उसको मोटरसाइकिल लेकर 4, 5, 10 बोतल का हेरफेर करा रहे हैं और लड़के इस काम में फंसते चले जा रहे हैं। दूसरा जो देखा हमको काम का, लोगों का जो यहाँ रोजी रोजगार का उपाय है, वो है अवैध बालू का खनन। अभी हम इमामगंज से आ रहे हैं, तमाम जनता कह रही है कि इतना बालू का अवैध खनन हो रहा है, भैया पानी का जल स्तर नीचे चला गया,
किसान को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है। हम लोग जब रोड पर पैदल चलते हैं, 10 ट्रक या ट्रॉली अगर हमको मिलेगा तो उसमें मानकर चलिए कि 2-3 ट्रक ट्रॉली वही होगा जिसमें अवैध बालू का खनन हो रहा है। और ये सिर्फ गया का बात नहीं है, आप बांका जाइए वही हाल, चंपारण जाइए वही हाल, सुपौल जाइए वही हाल। कोई जिला ऐसा नहीं है जहां अवैध बालू का खनन बहुत बड़े स्तर पर नहीं हो रहा है। और तीसरा एक और यहाँ माफिया जो नया शुरू हो गया, जिसकी चर्चा कम हो रही है, वो है अनाज माफिया। ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चल रही है, जिसमें लाभार्थियों को 5 किलो अनाज प्रति माह मिलना है, लोगों को अनाज 4 किलो ही मिल रहा है। ये 20% की जो चोरी हो रही है, कहाँ जा रहा है पैसा? ये 20% की चोरी इसलिए हो रही है कि करीब 30 से 35 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से पैसा काट कर जनप्रतिनिधियों और अफसरों के बीच में बांटा जा रहा है। और ज्यादातर जगह पर, मैं कैमरे पर कह रहा हूं, ज्यादातर जगह पर विधायक महोदय लोग भी 6 से 7 रुपया प्रति क्विंटल अपना हिस्सा इसमें ले रहे हैं। और ये अनाज को जो पैसे में कन्वर्ट करने का सिस्टम है, भाई जो अफसर पैसा ले रहा है, जनप्रतिनिधि पैसा ले रहा है, अनाज तो ले नहीं रहा है। तो ये हर जिले में ये अनाज के नए माफिया पैदा हो गए हैं, जो इस अनाज को एक तरीके से इकट्ठा करते हैं, उसको पैसे में कन्वर्ट करते हैं, कुछ पैसा अफसर और जनप्रतिनिधि तक पहुंचाते हैं, कुछ खुद का रखते हैं, और फिर उसी अनाज की रिसाइकलिंग करके फिर उसी लाभार्थी को अगले साल, अगले महीने फिर उसी अनाज को बेचा जाता है। ये 3 जो उद्योग फल फूल रहे हैं, शराब माफिया, बालू माफिया और अनाज माफिया, इसको अगर आप छोड़ दें तो कहीं कोई रोजी रोजगार है नहीं। तो ये अभी तक के जो अनुभव हमारे रहे हैं, और अब आपके जो सवाल हैं वो आप सवाल कीजिए, उसका मैं जवाब अपनी